नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, शोषण करना बंद करो, शोषण करना बंद करो, टीचर्स एकता, जिंदाबाद, टीचर्स एकता। जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। देश में किसान आंदोलन तो चल ही रहा है, ऐसे ही पानीपत में अध्यापकों ने अपना एक आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन इस वजह से शुरू किया है क्योंकि उनको उनकी फीस नहीं दी जा रही, उनको उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है। आज इसी एक मुद्दे के संदर्भ में यहाँ पर गौशाला में पुराने जो चेयरमैन रहे हैं रामनिवास गुप्ता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो फिलहाल नए चेयरमैन हैं उनके खिलाफ एक आवाज़ उठाई है। पुराने चेयरमैन हैं, इनका कहना है कि जो करंट में चेयरमैन है उनका बर्ताव टीचर्स के साथ काफ़ी बुरा है। हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरीके से टीचर्स सड़क पर उतरे हुए हैं। 100 से ज़्यादा जो टीचर्स हैं वो अपनी आवाज़ रखने के लिए हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है स्कूल के बाहर धरना दे के बैठे हैं। किसी को खाना मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, घर से मदद पहुंचाई जा रही है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अत्याचार नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, शोषण करना बंद करो, शोषण करना नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, शोषण करना बंद करो, शोषण करना बंद करो, टीचर्स एकता, जिंदाबाद, टीचर्स एकता। जिंदाबाद। आपको बता दें कि यहाँ पर इतना पैसा आ रहा है कि सेक्टर 6 में एसडी एक संस्था का एक नया स्कूल बनाया जा रहा है, जो कि पूर्व चेयरमैन हैं रामनिवास गुप्ता, उन्होंने बताया कि 65 करोड़ रुपए में उस स्कूल में लगाए जा रहे हैं। जब 65 करोड़ रुपए वहाँ पर लगाने के लिए थे तो टीचर्स की फीस देने के लिए वो पैसा क्यों नहीं आया? अध्यापकों को सुबह से लेकर शाम तक गेट पे धरना देना पड़ा। हमने उनकी बात कोशिश की जानने की, तो ये बताया गया कि कोरोना के बाद कुछ महीने तो 40% 50% वेतन दिया गया और उसके बाद प्रबंधक कमेटी कोई भी उनको वेतन देने के लिए तैयार नहीं है। जब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारा वेतन दिया जाए, क्योंकि माननीय पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का एक आदेश है कि सभी संस्थाएं सभी कर्मचारियों को जो कोरोना काल से पहले की जो सैलरी थी वही सैलरी अब देनी पड़ेगी। उसकी भी अवहेलना करते हुए जब अध्यापकों ने चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूशन को अप्रोच की तो उनका बहुत भारी अपमान किया गया, उनको बाहर निकलने के लिए कहा गया और विवश होके सारे अध्यापकगण आज 7 दिन से गेट पर बैठे हैं। एक वरिष्ठ सदस्य जितने हम हैं, हमें बड़ा दुख है कि ये संस्था सिर्फ पानीपत शहर की नहीं, इस एरिया की सबसे बड़ी संस्था है। एसडी विद्या मंदिर खास तौर पर एसडी एजुकेशन सोसाइटी का सबसे प्राइम इंस्टीट्यूशन है। आप सब देख रहे हैं कि जितनी डेवलपमेंट हुई है संस्था के दूसरी सोसाइटी के दूसरी संस्थाओं में, उसका सारा पैसा एसडी विद्या मंदिर से आया। 6 सेक्टर में इन्होंने 60-65 करोड़ रुपए खर्चे हैं, वो सारा पैसा एसडी विद्या मंदिर ने दिया है। कितना वेस्टेज ये कर रहे हैं, कितने केस लड़ रहे हैं अपनी एक अहम मिटाने के, अपनी अहम के लिए करोड़ों रुपए इन्होंने वकीलों को दे दिए। और बड़ी अफसोस की बात है कि जो संस्था इतना पैसा क्रिएट करती हो और वो संस्था कहती है हमें वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है, अगर कोई वित्तीय संकट है, तो प्रबंधक समिति को चाहिए था कि जनरल हाउस की मीटिंग बुलाते और उसमें कहते कि आज सोसाइटी एक वित्तीय संकट में से गुजर रही है और उसका क्या इंतज़ाम करना है, क्या हिसाब करना है, कैसे उसको प्रबंध करना है। क्योंकि ये जो चुनिंदा 5-7 आदमी जो इसको इतना मिसयूज कर रहे हैं फंड का और अपनी मनमानी कर रहे हैं, हठधर्मी कर रहे हैं, बेच अपमान कर रहे हैं अध्यापकों का, ये इनकी अपनी जायदाद नहीं है, ये कस्टोडियन है। ये संस्थाएं जो हैं शैक्षणिक संस्थाएं, ये जनता की है, जनता को समर्पित है।
तो इनको चाहिए था जनरल हाउस की मीटिंग बुलाते और उसमें अपना सारा फाइनेंस का जो सिस्टम है इनका वो रखते, और उसके बाद आम सभा सभी 300 मेंबर जितने हैं वो सारे फैसला लेते कि अभी हमने इस समस्या का कैसे समाधान करना है। मैं तो ये मांग करता हूँ कि इनकी बैलेंस शीट देखी जाए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बैलेंस शीट मंगवाई जाए, और अगर इनके पास संकट है, अगर इनके पास पैसा नहीं है, तो जनरल हाउस की मीटिंग में रखी जाए ये बात। ऐसा नहीं है कि कोई चेयरमैन बन गया, पदाधिकारी बन गया, उसको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। अब आपके सामने एसटी विद्या मंदिर की नींव रखी गई। 1992 में हमने इस स्कूल को शुरू किया, मैं उसका फाउंडर चेयरमैन था, और उस वक्त एसटी एजुकेशन सोसाइटी के पास जब मैंने ये प्रस्ताव रखा कि एक स्कूल बनाएंगे यहाँ पे, संस्था ने साफ कह दिया था सोसाइटी ने कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमने चैलेंज स्वीकार किया। हम 3 आदमियों ने, मेरे को उन्होंने कहा भी आप चेयरमैन और 3 महीने में आपको ये स्कूल शुरू करना पड़ेगा, और सोसाइटी के पास पैसा नहीं है। हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया कि हम चलाएंगे, और किसी से डोनेशन नहीं दिया। शहर में कोई बताओ किसी से डोनेशन दिया हो हमने। और ये स्कूल दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करता गया, आपके सामने है। 8000 स्टूडेंट इस स्कूल में थे जब हमने चेयरमैन छोड़ी, और इस स्कूल को बेस्ट एट डिसिप्लिन और बेस्ट इन एजुकेशन कहा जाता था। बड़ा रश था। अध्यापकों को एडमिशन के लिए कितना प्रेस मैनेजमेंट के आदमियों को कितनी अप्रोच होती थी आप सबके सामने, तो वो सारा श्रेय अध्यापक को जाता है। अगर अध्यापक अच्छे नहीं होंगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अच्छी नहीं चलेगी। ये डिपेंड करता है अध्यापकों पे, टीचर्स पे। कोई भी संस्था बिल्डिंगों से या मैनेजमेंट की बात से कोई श्रेय लेना चाहे उससे नहीं है। सारा श्रेय अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तरक्की करता है तो वो सारा श्रेय स्टूडेंट्स को और मोटिवेट करने वाली अध्यापकों को जाता है। तो वो अध्यापक जिसने स्क्रैच से शुरू किया, आज वो गेट पे बैठे हैं। जो संस्था 10 करोड़ रुपए, 8 से 10 करोड़ रुपए ये स्कूल प्रॉफिट का देता है, कहाँ गया वो 8-10 करोड़ रुपए हर साल का, जो आपके पास वेतन नहीं है? ये कहने से काम नहीं चलेगा। हाउस की मीटिंग बुलाओ, अपनी बैलेंस शीट रखो, और उसके बाद हम देखेंगे कहाँ पे पैसा गया, दिखाएं वो। ऐसे पैसा वेस्टेज करके संस्था का, ये पेरेंट्स की गाड़ी कमाई, खून पसीने की कमाई का पैसा है। कोई सोसाइटी ने कोई फैक्ट्री न लगा रखी, ये सब स्कूल की बच्चों की फीस का पैसा है। और अगर उस फीस में से आप वेतन भी ना दे सकें टीचर्स को, तो धिक्कार है ऐसे मैनेजमेंट के ऊपर। क्यों नहीं देते? सामने आना चाहिए, बताओ, शहर को बताओ, सोसाइटी को बताओ। हमने रिक्वेस्ट कर ली है जनरल हाउस की मीटिंग बुलाई जाए। हमारे संविधान में ये प्रोविज़न है कि 30% अगर मेंबर, कितने 10% अगर मेंबर रिक्विजिशन डालते हैं तो जनरल हाउस की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। हमने वो मीटिंग के लिए ये उनको नोटिस भेज दिया है। 40 मेंबरों ने साइन कर दिए कि इतना अपमान हो रहा है। ये सिर्फ ऑफिस बेरर का अपमान नहीं है, सिर कटता हमारा। 17 साल में चेयरमैन रहा हूँ, मैंने बच्चों की तरह पाला इन टीचर्स को। और 4 दिन पहले मैं जब गया तो रोने लगी सब। हमने अपने बच्चों की तरह इनको पाला है, और आज वो सड़क पे बैठी हैं। और उस संस्था में जो 10 करोड़ रुपए सालाना इनकम देती हो, वो कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं मिलती। बड़े शर्म की बात है। और जब इतनी बदनामी हो गई तो कौन पेरेंट अपने बच्चों को भेजेगा? बंद हो जाएगा, ताला लगाएंगे क्या इस स्कूल को? रेपुटेशन बहुत देर में बनती है, संस्थाएं बहुत देर में बनती हैं। खून पसीने की कमाई, खून पसीने की मेहनत, टीचरों का की प्रयास और पेरेंट्स का आशीर्वाद करके कोई शैक्षणिक संस्था खड़ी होती है।
मिटाने में तो 2 मिनट लगते हैं। एक भवन आपने कर दिया, एक ब्लास्ट कर दिया, ख़त्म हो गया। गिराने में टाइम नहीं लगता, रेपुटेशन बनाने में टाइम लगता है। तो हम आपके माध्यम से क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर प्रेस का और मीडिया का बहुत भारी रोल है। वो कहते हैं कि मीडिया और प्रेस तो चलती हुई जल की धारा को भी मोड़ सकते हैं, इतनी शक्ति है आप लोगों में। तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप इस संस्था के भविष्य के लिए उन टीचर्स की जिनकी रोजी रोटी का सवाल है, जिनके बच्चे कोई स्कूल में पढ़ता है, कोई कॉलेज में पढ़ता है, अपनी किसी ने तो लोन लिया है कि मैं अपनी सैलरी में से अपने बच्चे की फीस दे दूंगी, और आज एकदम फीस बंद हो गई। वो कहाँ जाएंगे? क्या भविष्य होगा उन परिवारों का? तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप सभी भाई अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए और इस समाज का और इस शैक्षणिक संस्था की और इन अध्यापकों की ओर देखते हुए इसको हाईलाइट करें। अगर कोई आपके मन में शंका है, क्योंकि हम सब वरिष्ठ सदस्य हैं। मुझे अभी आपने बताया कि जमीन ली है 35 करोड़ की, 29 करोड़ फंड बिल्डिंग में, फिर सैलरी क्यों नहीं दे पा रहे? वही हमारा क्वेश्चन है। हमारा रोना वही है कि जिस संस्था ने 32 करोड़ रुपए की जमीन ले ली, 29 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए एक आदमी ने, और वो हिसाब देने को तैयार नहीं है। कौन सा आदमी जी, नाम लेना चाहूँ? उसका नाम ऐसे लेना शायद ठीक नहीं है, ज्ञान है सबको पता है। तो बता दो तो हमारे को पता लग जाए। तो सेक्टर 6 को होल्ड कर रहे हैं, तो सेक्टर 6 स्कूल को होल्ड कर रहे हैं। का जो भी देख रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर एक नाम है कि मैनेजमेंट है पूरी? सेक्टर 6 को देख रहे हैं। सेक्टर 6 में जो बिल्डिंग बनी, सबसे पहले इससे पहले 2009 तक अगर बिल्डिंग बनी तो एसटी विद्या मंदिर की सारी बनी, बाकी तो बनी हुई थी। तो एसटी विद्या मंदिर का हर साल एनुअल रिपोर्ट पढ़ी जाती थी, और मैं रिक्वेस्ट करता था सारे हाउस को कि कभी भी किसी भी टाइम अगर कोई मेंबर अकाउंट देखना चाहे तो वेलकम। आप प्रिंसिपल के पास जाइए, वो अकाउंटेंट को बैठा देंगे और आपको अकाउंट समझा देंगे। अगर कहीं गलती लगती हो, किसी परचेज में एक भी पैसे की अगर गलती लगती हो, तो मैंने कहा था मेरे नोटिस में लाओ, उस आदमी को मैं पकड़ के पैसे वसूल करूंगा, इंसल्ट करूंगा और बाहर निकाल दूंगा। ये फंड का दुरुपयोग की बात लेके, ये कौन लोग हैं कर रहे हैं फंड का, और कहाँ हो रहा है? जो मैनेजमेंट है। अब देखो फॉर एग्जांपल, हमारा एसटी विद्या मंदिर 5 एकड़ की टोटल ज़मीन है। आज एजुकेशन में 2 चीज़ें ज़रूरी है, एक स्टडीज़ और एक गेम्स। क्योंकि गेम जो प्लेयर निकल के आते हैं ओलंपिक तक खेलते हैं, वो सभी इन्हीं संस्थाओं से निकलते हैं, और कोई प्लेटफार्म तो है नहीं, और कोई प्लेटफार्म तो है नहीं। तो जब मैं चेयरमैन था, मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, 10 एकड़ ज़मीन एमजीआर के पीछे मैंने अपनी जेब से एडवांस दिया। उसमें स्टेडियम बनाने की मैंने प्रपोजल रखी, और राजेंद्र गोयल रोहतक में जो बेस्ट स्पिनर ऑफ द वर्ल्ड अपने टाइम का हुआ है, वो मेरा क्लास फेलो रहा है स्कूल में। क्लास फेलो नहीं, बैच मेट रहा है, वो डेस्क मेट, मगर वो एक ही डेस्क पे बैठते थे। मैंने उसको स्पोर्ट्स डे पर बुलाया, मैंने उससे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा भाई साहब आप बैंक से रिटायर हो चुके हो, अब हमारी संस्था को टाइम दो और हम स्टेडियम बनाएंगे, और आप हमें क्रिकेट की नर्सरी बना के हमारे 1-2 प्लेयर को आप नेशनल में खिलाओ। उसने प्रॉमिस किया कि हाँ भाई साहब मैं तैयार हूँ, और मैं देखूंगा कि अभी एसटी विद्या मंदिर के बच्चे क्यों नहीं खेलते। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर वो हमें मेडिकल कॉलेज बना, ओपी जिंदल साहब उसके चेयरमैन थे, मैं बोर्ड ऑफ गवर्निंग बॉडी में था। तो उन्होंने एफिलिएशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो हमने अपने ताल्लुकात से उसको ठीक करवाया, और उस वक्त जिंदल साहब ने मेरे से कहा भाई आपने अहम रोल अदा किया है, तो आपके कहने से हम 2 स्टूडेंट हमेशा मेडिकल कॉलेज में एडमिट करेंगे। तो जवाब सुनो मैंने क्या कहा, मैंने किसी रिश्तेदार का नाम नहीं लिया, मैंने किसी जाति पाति पे नहीं गया, मैंने वो रिकॉर्ड की बात है एग्रो मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट पे, मैंने ये कहा था जो एसटी विद्या मंदिर के 2 बच्चे टॉप करें आप उनको लेना, हूसोएवर ही में भी। ये एक संस्था से प्यार है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी किस्म का भी।
चाहे राष्ट्रपति का बेटा है, चाहे पीएम का बेटा है, दे आर इक्वल। आज भेदभाव हो रहा है। अभी आपने कहा था 6 करोड़ रुपया जो है विड्रॉ किया है, वो 6 करोड़ नहीं, 29 करोड़। 29 करोड़ हाँ, वो जो घपला किया है। घपला नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हिसाब नहीं दिया। संस्था का पैसा है, हिसाब तो बेटा भी अपने बाप को देता है। बिजनेस में ये चलता है। अगर बेटा कहीं टूर पे जाता है पैसे लेके, आके उसका बाप पूछता है कि भी हिसाब दो, तो हिसाब तो देना चाहिए हाउस को। हाउस की मीटिंग ही नहीं बुलाई अंकल 2 साल से। जो प्रॉपर्टी है वो हाउस की है, जनता की है। 29 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। उसके बाद भी चलिए बस। और इस स्कूल ने पैदा किए वो पैसे, और आज वो कहते हैं तनख्वाह देने को पैसा नहीं है। सतीश चंद्रा की तरफ इशारा करना है, पवन गर्ग की तरफ इशारा करना है। थोड़ा सा ये खुल के बताएंगे तो अब जब आप प्रेस के सामने आ ही गए हैं। जो सेक्टर 6 देख रहे हैं वही तो देखेंगे ना। सतीश चंद्र सेक्टर 6 नहीं देख रहे हैं। हाँ, कौन देख रहे हैं? थोड़ा खुल के जब आ ही गए हैं तो हमने खुल में बताना आप है लोग क्या। ज़्यादा समझदार हैं, हम अपने मुँह से नाम नहीं लेना सर हम चाहेंगे। क्या लिखेंगे जी, हम समझदार हैं, नाम हम नहीं लेना चाहते। आप बताओ जो क्या अर्थ क्या? बताओ हम वही लिखेंगे सर। आप बता दो सर, कौन है आप बता दो। एक ही बात है, ऐसा है कि मैं 2009 के बाद इस मैनेजमेंट में नहीं हूँ, और सारे हमारे भाई ये सारे पदाधिकारी रहे हैं 2009 के बाद और 2020 तक। तो इनको सबको पता है कि 2009 के बाद मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में मैंने कदम नहीं रखा है, सिवाय जबकि कोई खास प्रोग्राम, खास तौर पे कोई रस्म पगड़ी रखी जाती है किसी की, उस पर मैं गया हूँ। वरना ना मैंने इंटरफियर किया, ना मैं गया कि भी जो चला रहे हैं। थोड़ा सा ये बता दो, पवन गर्ग कौन है? ये किशोर सिनेमा में मालिक है जी, एक आसंद रोड पे पुल। इस संस्था में कौन है? इस संस्था में उसका चेयरमैन है नए स्कूल का, सेक्टर 6 स्कूल। राइट नाउ। ऐसे विद्या मंदिर में भी है कुछ? एस टी विद्या मंदिर में नहीं है, हमारी एक इसी है एग्जीक्यूटिव कमेटी। जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें से 2-2 मेंबर होते हैं। मेन चीज़ उसने सारी संस्था को ऑर्डर करा। 2-2 मेंबर होते हैं और उसकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है। तो उस नाते वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी है। लेकिन आपको पता है संस्थाओं में कोई डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है जिसके आगे कोई बोलता नहीं। मुझे आपने बताया 300 मेंबर है। हाँ जी। 300 मेंबर चुप क्यों है इस पूरे मामले को लेकर? अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाते नई मैनेजमेंट के खिलाफ जो कर रहे हैं? वही तो आज कर रहे हैं, आज इसी तो बैठे हुए हम लोग। आज वही कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा था कि 3-4 दिन पहले एक हमारे वरिष्ठ सदस्य ने बात की थी और उनको आश्वासन दिया गया कि भी मैं बाहर हूँ। रोशन मित्तल ने आश्वासन दिया, मैंने भी फ़ोन किया था कि मैं आज बाहर हूँ और मैं कल आके इसको फैसला करवा दूँगा। तो हमने 2-3 दिन इंतज़ार किया। जब फिर प्रदीप तायल ने टेलीफोन किया तो उनको भी आश्वासन दिया गया। जब भगवान गोयल ने टेलीफोन किया उनको भी आश्वासन दिया गया कि हम 1-2 दिन में फैसला निपटा देंगे। लेकिन उसके बाद जब हमें ये पता लगा कि टीचर को थ्रेट किया जा रहा है, कल डीओ आए थे, मेरे कोई गुरेज नहीं है कहने में। कल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आया और उसने थ्रेट किया इनको, उनके पास रिकॉर्डेड है मैसेज कि अगर आप नहीं जाएंगे तो नई वो टीचर लगा देंगे और तुम्हें पिटेंगे वो गेट के ऊपर नए टीचर। जब इसी किस्म की बातें, मैनेजमेंट की भाषा बोल रहे थे कल वो। हाँ बिल्कुल, और रिकॉर्डेड है। उनको ये नहीं पता कि भाई आजकल रिकॉर्ड भी हो जाता है बात। एक ऑफिसर को बड़ी शेम की बात है कि एजिटेटिंग टीचर्स को बजाय इसके क्या सहानुभूति जताए कि भी हम फैसला करवाएंगे, पैसे दिलवाएंगे। जब उन्होंने ये कहा कि 1 महीने की सैलरी ले लो और बाकी आपको किस्तों में देंगे, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हमें मैनेजमेंट से आश्वासन दिलवा दो, एक रिटर्न दे दो, ठीक है। कि पहले भी बहुत सारी बातें बोलकर वो पूरी नहीं हो पाई। टीचरों ने मांग की है प्रिंसिपल के इस्तीफे की, सर क्या कहना है? वो तो सब्सिक्वेंट बात है, ये उनका पर्सनल मामला है। हमें टीचर और प्रिंसिपल के बीच में जाने का हमारा सिर्फ मैनेजमेंट का थोड़ा ये अख्तियार है। ब्रीफ कीजिए, ये सैलरी क्यों नहीं देना चाह रहे? क्या बीच वाली बात क्या है? हठधर्मी है, हठधर्मी ये है। पैसा खा गए वो। नहीं, ऐसा खाने वाली बात नहीं है। ऐसे है, ये एक बात तो पक्की है कि मुकदमा में करोड़ों रुपए खत्म करती है, ये बात तो पक्की है। और ये तो मैं हर जगह कह सकता हूँ
जो ये इतने बड़े बड़े वकील एक एक पेशी पाने के लिए 8 लाख रुपए। दिल्ली से एडवोकेट मंगवाते हैं 10-10 लाख रुपए एक की पेशी के लिए, कहाँ से आते हैं पैसे और क्यों? मैं 17 साल चेयरमैन रहा, कोई दिखा दो 1 रुपया भी अगर किसी को रिश्वत दी गई हो, 1 रुपया भी कहीं ट्रैवलिंग में दिया गया हो, 1 पैसा अगर वेस्टेज हुआ तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा 1 पैसे के बदले में। मैं चैलेंज से कहता हूँ बच्चों आप की सब फीस, लोगों के बच्चों की फीस तो वकीलों को दी जा रही है 3 लाख रुपए जो बता रहे हैं, तो हाँ। कहाँ का न्याय है ये? आप तो बड़े पुराने एसडी से सोसाइटी से जुड़े हो। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो यही कर सकते थे जो अब आपके सामने कर रहे हैं। किस तरह के मुकदमे चल रहे हैं? मेंबर गलत बना लिए, किसी को गलत निकाल गलत मेंबर बना लिए, रजिस्टर का पेज फाड़ दिया, उसके साथ दूसरा पेज लगा दिया, वही केस चल रहे हैं। वो मैंने ही की थी मीटिंग प्रिजाइड, मेरा पेज निकाल दिया। और इसका अगर सबूत चाहिए, मैं अब आज सारी बात करूंगा। कुलदीप शर्मा जी स्पीकर थे, उन्होंने दोनों ग्रुप्स को बुलाया था अपने स्पीकर हाउस में, और वहाँ असेंबली हाउस में हम गए। सबसे पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई साहब आपका क्या स्टैंड है सोसाइटी में? तो मैंने 2 वर्ड कहे थे। मैंने कहा मेरा एम और मेरा प्रिंसिपल ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये सबके सामने, कुलदीप शर्मा जी स्पीकर हैं, पूछ लो उनसे। ओम प्रकाश जैन एमएलए था, वो भी वहीं बैठा था। सबके सामने मैंने कहा था मैं उस आदमी के साथ हूँ जो ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी करता हूँ। 17 साल का मेरा रिकॉर्ड फाड़ के देख लो, खूब देखा है, चेक किया है। 2009 के बाद 2-2, 3-3 ऑडिटर बिठाए हैं, स्टाफ से पूछा है। और जब स्टाफ ने ये कह दिया कि जी ये चेयरमैन तो एक फूल भी नहीं ले गया कभी अपने पार्क से उठा के, तब ये शांति बढ़ी है। हाल की लाइटें खोल के देखी गई। फिर मेरे पास आए एक पदाधिकारी, क्या आपने जो सामान खरीदा वो सुधीर सिंगला लाया था और वो हमने कमरे में बंद कर रखा है, हम तो टच भी नहीं करते। तो मैंने कहा भैया ये स्कूल भी हमने बनवाया था, तो इसको भी ताला लगा दो, ये क्यों तुमने खोल रखा है? और जहाँ तक सामान की बात है, चेयरमैन मैं था, मैं गारंटी लेता हूँ, सामान को मैं कैंटर भेजता हूँ फैक्ट्री का, लोड करा दिल्ली चल, अगर उसमें फ़र्क पा गया तो डबल पैसे देंगे हम और उससे वसूल करेंगे। हम जिम्मेवार हैं। सर आप टीचरों के साथ हैं, आप किसके साथ हैं आप? मैं तो सोसाइटी की वेलफेयर के साथ हूँ। वेलफेयर में सर ये जो बातें आप कह रहे हैं टीचरों के तो लाभदायक होंगी नहीं, क्योंकि आप तो उसकी खर्च की बात कर रहे हैं ना सर। जो अगर ये पैसा साइफन आउट ना हो तो फिर उनके ऊपर ये कह देंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है वेतन देने का। विकल्प क्या निकला सर? टीचरों के लिए क्या विकल्प है? विकल्प आप निकलवाओगे जब आप हाईलाइट करोगे। प्रेस तो आज जो है ना, प्रेस तो गवर्नमेंट को वोट दे, ये तो बात ही कुछ नहीं है। आप हमारा नहीं, टीचर्स का साथ दो। हम तो ये कहते हैं जो हमारा मान सम्मान सोसाइटी का था, जो बुजुर्गों ने एक पौधा लगाया, और वो आज सबको पता है एसटी एजुकेशन सोसाइटी के सारे शहर के अंदर सबसे प्राइम इंस्टीट्यूशन माना जाता है। तो हम तो चाहते हैं वो मान सम्मान वापसी आए। एक हठधर्मी के ऊपर, एक आदमी की हठधर्मी के ऊपर इस संस्था का कलंक ना लगे और ये अपनी जो मान सम्मान है वो वापस आ जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने कभी उनकी बात नहीं उठाई भाई जो आप कर रहे हो बहुत बढ़िया, ठीक से चलो। किस तरह की हड़दर्मी मानते हैं आप जो बात कह रहे हैं? बार-बार हठधर्मी से वेतन नहीं देना भाई साहब, इससे बड़ी हठधर्मी क्या होगी? बस वेतन के ऊपर है। वेतन की ऐसे बात, तो एजेंडा दे दिया, अगर मीटिंग नहीं बुलाता सकते तो फिर तो आप भी करोगे जो कुछ करोगे। ये वो सोसाइटी एक गलत हाथों में जा वो- चुकी है, जो कि मैं कहना नहीं चाहूँगा। ये सोसाइटी एक गलत हाथों में जाती जा रही है और आगे इससे भी ज़्यादा भुगतने को मिलेगा हमारे को। ये वही तो कह रहे हैं ना, अगर मीटिंग नहीं होती तो मैं फिर आप लोग क्या बताता मैं एक मजाक की बात में बताता हूँ आपको, बहुत देर होगी मेरे को। 2 दोस्त जंगल में चले गए, तो वो दोस्त कहने लगा कि अगर अब शेर आ गया तो आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं दरख्त पे चढ़ जाऊँगा। कहना शेर भी दरख्त पे चढ़ जाएगा। कहना मैं झाड़ी में छुप जाऊँगा। कहना शेर भी झाड़ी में आ जाएगा। कहना मैं भाग लूँगा। कहना शेर भी भाग लेगा। कहना पहले तू ये बता शेर की तरफ है कि मेरी तरफ है? तू कहीं छुपने नहीं देता।
तो आप किसकी तरफ हो गए? तो आप बताओ। एक बात ये कह रहे हैं, आप कसूरिया भी आओ ना। आपने तो उनको शेर बना दिया बाबूजी। पार्षद शकुंतला देवी और स्कूल की मैथ्स टीचर, उनसे बात करते हैं इस बारे में। नमस्कार। बहुत ही गलत समय कहूँ या क्या कहूँ, या स्कूल का दुर्भाग्य कहूँ, या हमारी विडम्बना कहूँ, या हमारा दुर्भाग्य कहूँ। आप कितने वक्त से हैं यहाँ पर? मैं यहाँ 28 साल से जॉब कर रही हूँ और इतना दुख हो रहा है आज मुझे ये देख के कि जब इस स्कूल में 10 बच्चे थे जब मैंने ज्वाइन किया था, इस स्कूल की स्ट्रेंथ 10,000 तक पहुँची और आज इस स्कूल में 6,000 बच्चे थे पहले। और स्कूल की मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये कह रही है कि स्कूल में स्टाफ को देने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम सैलरी भी नहीं देंगे। अब पैसे क्यों नहीं है, कहाँ गया पैसा? बच्चों से फीस ली जा रही है? बच्चों से पूरी फीसें ली जा रही हैं और पेरेंट्स यहाँ पे आए थे, बच्चे भी आए थे, वो हमें ये कह रहे हैं कि जी हमने तो पूरी फीस दी है, हमने पूरी फीस दी है और हम पूरी फीस आगे भी देंगे। क्योंकि हमें ये पता है कि टीचर्स कितनी मेहनत से पढ़ा रही है। ऑनलाइन पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, पूरा दिन आंखें फूट जाती है। कितने टीचरों को चश्मे चढ़ गए, वाईफाई का खर्चा है और खर्चा है, इतने सारे खर्चे हैं उनके, मैं बता नहीं सकती आपको। तो रीज़न क्या है फीस ना देने का? बस वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है और ये उन्होंने प्रिंसिपल ने उनको बरकरार रखा है कि 2-4 दिन रोए पिटेंगे और फिर अपने आप अंदर आ जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जब तक वो हमारे सारे ड्यूज़ क्लियर नहीं करेंगे हम अंदर नहीं जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। स्कूल में टीचर्स कितने हैं? स्कूल में 175 के करीब टीचर हैं और सारे बाहर बैठे हैं, सिर्फ 3 टीचर को छोड़ के। वो 3 कौन होंगे? एक शेफालिका, एक पंकज और एक सीमा सेठी। तो वो 3 क्यों आपके बीच शामिल नहीं हुए? उन्हें 90% सैलरी मिल रही है ना। तो उन्हें मिल रही है, आपको नहीं मिल रही, इसके बीच का फ़र्क ऐसा, ये फ़र्क क्यों है? ये तो प्रिंसिपल बताएगी या चेयरमैन बताएगा कि उन्होंने ऐसा फ़र्क क्यों किया। खास है उनके? खास ही समझो, जब उनको मिल रही है और हमें नहीं मिल रही। मेहनत तो सब बराबर करते हैं, ऐसा फर्क नहीं। जितने भी टीचर्स हैं किसी की भी सैलरी नहीं दी गई है। हाँ जी, नवंबर से आज तक सैलरी नहीं दी गई और पहले भी 40% देते थे। चलो हमने कहा कोई बात नहीं, जैसा सिचुएशन वैसी। अब हमारे से एक लेटर भी लिखवाया जा रहा है कि आप लिख के दो, हम जो कुछ देंगे आपको मंजूर होगा, लेकिन हमें मंजूर नहीं है। ये देखो, ये लेटर की कॉपी भी, ये देखो, ये लेटर की कॉपी है। और ये जो ह्यूमनिटी ग्राउंड पे हमें इतना हैरेस किया गया है हम बता नहीं सकते। एक टीचर को 2 बजे छुट्टी आती है, 2 बजे अनाउंसमेंट हो जाएगी, स्टे बैक है, 5 बजे तक रुके रहो, फिर 4 बजे तक रुके रहो, 4:30 बजे तक रुके रहो। ये क्या मतलब है? तो कोई बात ही नहीं है। कुछ बच्चे भी आपके समर्थन में हैं? सारे पेरेंट्स, सारे बच्चे, पूरा शहर हमारे समर्थन में है। तो सबसे ज़्यादा इस सारे फसाद की जड़ जो है वो प्रिंसिपल है। अगर प्रिंसिपल चाहती तो हम रोड पे ना आते। अब उसने हमें सैलरी दिलवा देती, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती, हम लोगों से प्रॉब्लम मान लेती। एक छुट्टी लेनी पड़ती, इतने मैं कहती हूँ परेशान कर देती है। हमारी छुट्टियाँ 20 छुट्टी मिलती है हमें, लेकिन हम 2 भी नहीं ले पाते पूरे साल में। सारी लैप्स हो जाती है क्योंकि देती नहीं, वो एब्सेंट लगा देते, ये कर वो कर। तो हमारी 2-3 मेन डिमांड जो है, एक तो ये प्रिंसिपल का रेजिग्नेशन चाहिए, दूसरा पूरे स्टाफ को 100% सैलरी चाहिए, तीसरा जॉब सिक्योरिटी चाहिए। जॉब ये नहीं कि कभी किसी ऊपर के निकाल दिया, कभी किसी ऊपर के निकाल दिया, ये सब हमें नहीं चाहिए। तो कैसे मिलेगी जॉब की सिक्योरिटी? वो कहेंगे, इंश्योर करेंगे हमें कि भी जो टीचर बढ़िया काम करते हैं, सारे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो भी आगे अगर जरूरत नहीं तो मत अपॉइंट करो। अगर प्रिंसिपल ने, आपके प्रशासन ने, आपके स्कूल के प्रशासन ने फिर भी आपको फीस नहीं दी आपके टीचर्स को, तब आप क्या करेंगे? हम बाहर ही बैठे रहेंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे, ना पढ़ाएंगे ना क्लासेस लेंगे। इस बीच अगर उन्होंने नए टीचर्स को रख लिया, कैसे रखेंगे? 180 टीचर को कैसे रख सकते हैं? वो हम रखने नहीं देंगे। कहाँ से रखेंगे? इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करेंगे? और कोई आएगा भी नहीं। एक टीचर को ये पता है कि एक टीचर प्रॉब्लम में बैठा है, तो दूसरा क्यों कुएं में कूदने के लिए आएगा? हम तो पड़े ही हैं कुएं में। अब कोई और आपको कहूँगी मैं कुएं में कूदे जाओ, कूदोगे नहीं? कूदोगे। बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ये तो मैनेजमेंट ने देखना है ना, फीस उन्होंने ली है ना, फीस उन्होंने ली है, हमने तो ली नहीं। वो देखेंगे कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम है, क्या। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों के सामने एक प्रश्न रखना चाह रहा हूँ। एक विद्यालय प्रबंधन का प्रथम कर्तव्य आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की शिक्षा, मेरे ख्याल से यही कोई आपका आंसर होगा। लेकिन इस विद्यालय के प्रबंधन को विद्यार्थियों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है।
सितंबर में गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स कर दिए थे कि यू कैन कॉल द स्टूडेंट्स ऑफ 9 to 12 टू द स्कूल एंड स्टार्ट द ऑफलाइन क्लासेस, बट दे आर जस्ट नॉट इन द मूड ऑफ स्टार्टिंग दीज क्लासेस। अभी तक भी एक बार स्ट्रांगली स्टूडेंट से नहीं कहा गया कि आप लोग स्कूल में आएँ और क्लासेस अटेंड करें। बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चों से पूछा जाता है कि आप क्लास ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं या नहीं, ओपिनियन, और फिर वो हमें दिखा दिया जाता है कि नहीं। किसी सेक्शन में, मैं जिस सेक्शन को पढ़ाता हूँ 12th साइंस का जो सेक्शन है, उसमें अराउंड 20 स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट वी आर रेडी टू अटेंड द ऑफलाइन क्लासेस, वी आर इंटरेस्टेड इन कमिंग टू द क्लासेस, बट दे जस्ट से ओवरऑल दैट पूरे 4000 की स्ट्रेंथ में से या 3500 की स्ट्रेंथ में से 100 स्टूडेंट भी एग्री नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों करें कंडक्ट क्लासेस। व्हेन you will start, they will see, the parents will see, actually students are grown up, they just don't show the school message to the parents, they're on their own, they decide that they are not interested in the offline classes, but when the parents will see that other students are going to attend the classes, they'll send their wards also, and one by one the classes will be in their normal mode, but the management is thinking that the student will come to the school, so we'll have to call the teachers also, and when all the teachers will come to the school, we'll have to pay them the 100% salary or around 90% salary, and the prime concern is not paying the complete salary to the teachers, because 33 of our colleagues who have been working for past 28 years or so have been removed from the roles. उन 33 टीचर्स हमारे स्कूल में जो पिछले 28 सालों से काम कर रहे थे, उनमें से कुछ ऐसे थे जो पिछले 28 से 25 सालों से काम कर रहे थे। मेरे को 20 साल हो गए स्कूल में काम करते हुए, तो उनको सैलरी नहीं दी जा रही, नो वर्क नो पे। उनको भी बुलाना पड़ेगा स्कूल में, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम वर पीटीआईज, लाइब्रेरियंस एंड आर्ट टीचर्स एंड म्यूज़िक टीचर्स। इन चीज़ों की क्लासें तो ये चला ही नहीं रहे हैं बच्चों के लिए, सिर्फ मेन 5 सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलाई जा रही हैं। टाइम टेबल इस तरह से प्लान किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को खाली दिखा करके उनकी सैलरी बचाई जा सके। फिलहाल बच्चों की कितनी स्ट्रेंथ है स्कूल में? अराउंड 3500। अब इस समय मेरा मन इतना दुखी है, मैं मेरे एक बच्ची का पिता हूँ जो 11वीं क्लास में है, और बच्चों के पढ़ने का टाइम है, प्री बोर्ड्स 15 फरवरी से हमने डेट शीट दे रखी है बच्चों को, बच्चों की क्वेरीज आ रही है। मैं अभी भी व्हाट्सएप पर बच्चों को बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्वेरी बेटा घर पे भेजो, मेरे यहाँ पर नेट नहीं चल रहा, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से नेट गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है, घर पर वाईफाई है वो चलता है, तो मैं घर से बच्चों की प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ। तो बच्चों की हमें चिंता है, लेकिन मैनेजमेंट को चिंता नहीं है। तो मैनेजमेंट सोचे और जल्दी से जल्दी इस लॉकडाउन को ख़त्म करे। मेरा नाम दीपक शर्मा है जी। अब आपकी मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखिए, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हम यहाँ पर धरने पर इसी प्रकार से बैठे रहेंगे, और हम प्रशासन को भी जो है आज सूचित करेंगे, इसके बारे में ज्ञापन देंगे। और जब भी अगर हमें जहाँ भी कहा जाता है, हम देखिए जहाँ भी जाना पड़ेगा हमें किसी अथॉरिटीज़ के पास, जो हमारी एजुकेशनल बॉडीज़ हैं, हायर एजुकेशनल बॉडीज़ हैं, हम वहाँ भी अपील करेंगे। सुनने में आया आपके किसी अध्यापक ने बताया कि आपके चेयरमैन ने महिला टीचरों के साथ कुछ अभद्र, कुछ उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने यही कहा है कि जो है ना जी, आपका तो बिंदी लिपस्टिक का भी खर्चा बच गया, मेकअप का खर्चा बच गया, तो इस टाइप की भाषा, जिससे कुछ महिलाएं जो है बहुत आहत हुई हैं। तो इसकी शिकायत आपने की कहीं पर? नहीं, अभी हमने कोई शिकायत नहीं की। आज हम जो है डीसी को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, तो आशा करता हूं वहां पर जो है सब कुछ बात होगी। आपकी इन मांगों की सुनवाई हो सके, इसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? इसके लिए हमारा यही प्रयास है, पहले हम प्रशासन को और फिर जो हायर एजुकेशनल बॉडीज हैं हम उनसे संपर्क करेंगे। अगर फिर भी कोई नहीं निकलता है समाधान, तो आप क्या करेंगे? फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता है तो हम अनशन पर बैठेंगे और अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करेंगे।